Hello student, welcome back to another video session for revision course towards IIT JEE प्रिपरेशन। IIT JEE यानी कि JEE एडवांस्ड का प्रिपरेशन में हम लोग एक पर्टिकुलर सीरीज़ अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। जो लगातार इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है, और उसमें हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे आपके साथ फ्रॉम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप अगर इस चैनल से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और अगर आपको अच्छा लगता है, आप सीखते हैं, ऐसा आपको लगता है कि आप इस चैनल में आके यहाँ जो वीडियोस हम लोग बनाते हैं, जिस टॉपिक में डिस्कस करते हैं, जिस तरीके से डिस्कस करते हैं, उससे अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो आपसे सपोर्ट का उम्मीद रखते हैं। और वो सपोर्ट कैसे चाहिए? वो चाहिए आप इस चैनल को प्रमोट करने में मदद करें, यानी कि शेयर कीजिए वीडियोस को, रेकमेंड कीजिए दूसरे बच्चों को, अपने दोस्तों को, जूनियर्स को, अपने रिलेटिव में जानने वाले लोगों को, रिलेटिव्स को, ताकि वो भी इस चैनल पे आए, है ना, और फिज़िक्स के डिस्कशन में यहाँ से कुछ सीख सके। ठीक है, जहाँ तक 11-12 JEE मेन, JEE एडवांस्ड और नीट, ये सभी जो सेगमेंट्स है, सभी सेगमेंट्स का वीडियोस इस चैनल पे अवेलेबल है। और मैं हूँ सुभाषिष दास, आप देख रहे हैं IIT जोन ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है रिवीजन कोर्स फॉर IIT JEE और हम लोग डिस्कस करेंगे another interesting question from Newton's laws of motion। ठीक है, इसमें हम लोग इसके पहले भी इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और आपको ज़रूर लगा कि वो क्वेश्चंस काफ़ी कॉन्सेप्चुअली था। आज का क्वेश्चन भी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं प्रॉब्लम रिलेटेड जो डायग्राम है उसको पहले बना दूं, फिर मैं उसको समझाता हूँ क्वेश्चन में क्या है, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन पार्ट ऑफ इट। ये आप देख रहे हो दो हेमीस्फेयर प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस सच दैट वन इज टचिंग द अदर। ठीक है, ये हेमीस्फेरिकल बॉडी है, एक का रेडियस वैल्यू, ये सेंटर हो गया हेमीस्फेरिकल बॉडी का, लेट इट बी C1, इसका सेंटर है C2। लेट द रेडियस ऑफ दिस वन इज कैपिटल R एंड दिस वन इज स्मॉल r। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ एक ये एज्यूम करते हैं, ये देखिए एक स्ट्रेट रॉड जो कि ये हेमीस्फेयर को ऐसे टच कर रहा है। ठीक है ना, हेमीस्फेयर को टच करते हुए ये एक यूनिफॉर्म रॉड है। दिस इज अ यूनिफॉर्म रॉड। इसका मास दिया हुआ है m be the mass of the rod, and the rod is of the ends are identified as AB। ठीक है, the surface mu जो है वो है coefficient of friction between the rod and spherical body of radii, spherical bodies of radii कैपिटल R एंड स्मॉल r। ये जो दो स्फेरिकल बॉडी आप देख रहे हो, एक का रेडियस कैपिटल R है, दूसरे का स्मॉल r है। ये दोनों स्फेरिकल बॉडी के सरफेस के साथ, यानी स्फेरिकल बॉडी के साथ रॉड का, AB रॉड का जो रफ कांटेक्ट है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। यानी कि मैं डायग्राम में अगर बात करूं तो इस पॉइंट में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, इस पॉइंट में भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ठीक है, these are the
coefficient of friction value available at two contacts. One is the contact point between the rod AB and the bigger hemisphere, and another one is the contact point between the rod and the smaller spherical hemispherical body. ये दोनों पॉइंट को फॉर एग्जाम्पल ये जो दोनों पॉइंट है, ठीक है, इसको फॉर एग्जाम्पल मार्क कर लिया, मान लो पी क्यू, ठीक है। तो पी क्यू जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है बिटवीन द रॉड एंड द स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल बॉडीज। अब हमको पूछा गया है, जो क्वेश्चन है वो ऐसा है कि find the value of small r by capital R. Find the value of small r by capital R so that the rod AB does not slide along the surfaces of contact. सरफेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट, सरफेसेस मतलब एक बार वो कैपिटल आर वाला हेमिस्फीयर के साथ कांटेक्ट है और एक बार स्मॉल आर के हेमिस्फेरिकल रेडियस वाले हेमिस्फीयर के साथ कांटेक्ट है। तो जो कांटेक्ट पॉइंट पी और क्यू के अलोंग जो रॉड का पोजीशन है, अलोंग दैट रॉड पोजीशन ए बी इट इज नॉट स्लाइडिंग, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से द रॉड ए बी इज एट रेस्ट। द रॉड ए बी, अगर ये लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा लैंग्वेज आप समझ लो, द रॉड ए बी इज एट रेस्ट। तो ये है वो क्वेश्चन हम लोगों को पता करना है, स्मॉल आर टू कैपिटल आर का रेशियो, जहां ये दोनों जो है ये दोनों फिक्स्ड है, ठीक है। हेमिस्फेरिकल बॉडीज आर फिक्स्ड टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ कांटेक्ट। हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो दोनों हेमिस्फेरिकल बॉडी है, वो हेमिस्फेरिकल बॉडी का सिर्फ रेडियई वैल्यूज आर गिवन, नो मास वैल्यूज इज बीन मेंशन्ड, राइट। तो देखो ये भी एक पूरी तरह से फ्री बॉडी डायग्राम कैपेबिलिटी के बेस में बना क्वेश्चन है, लाइक द प्रीवियस क्वेश्चंस दैट आई हैव डिस्कस्ड फ्रॉम द सेम चैप्टर अंडर द टॉपिक, अंडर द टाइटल ऑफ रिवीजन लेक्चर फॉर IIT JEE, है ना। तो उसी रिवीजन कोर्स रिवीजन लेक्चर में ये भी एक, अगर रॉड कह रहा है रेस्ट में है तो इट इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द रॉड। That means we have to discuss about the equilibrium of the rod, means the net force on the rod is 0। तो उसमें रॉड का वेट काउंट होगा, रॉड में डेफिनेटली एक स्लाइडिंग टेंडेंसी होगा, जो कि फ्रिक्शन, रफनेस का देने का मतलब है फ्रिक्शन फोर्स विल पार्टिसिपेट हियर इन ऑर्डर टू restrict the sliding chances of the rod along the surface of the hemispherical bodies, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ करेंगे। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ समझना है, ये जो कांटेक्ट पॉइंट है जो P और Q हमने नाम दिया, इसको अगर ज्वाइन करेंगे सेंटर टू द कांटेक्ट पॉइंट, तो ये वो लाइन होगा जिस लाइन में यू कैन सी सम नॉर्मल रिएक्शन कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन द रॉड, क्योंकि जो कांटेक्ट पॉइंट है वो उस पॉइंट पे रॉड का पोजीशन ऑन द हेमिस्फीयर क्या है, एज अ टेंजेंशियल लाइन। कोई भी हेमिस्फेरिकल का जो कर्वेचर है वो एक प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या है, एक सर्कुलर ज्योमेट्री, पूरा हेमिस्फेयर 3D बॉडी है ना। तो उसका इस प्लेन ऑफ द बोर्ड में जो क्रॉस सेक्शन व्यू है वो सर्कुलर, तो सर्कल को टच करने वाला लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल लाइन। तो AB इज जस्ट अ टेंजेंशियल लाइन फॉर बोथ ऑफ द हेमिस्फेयर। तो टेंजेंट सर्कुलर लोकस को जिस पॉइंट में टच करता है उस पॉइंट से सेंटर का लाइन जो है रेडियल लाइन, और वो टेंजेंट से परपेंडिकुलर। तो यानी कि यहाँ C को Q के साथ जो ज्वाइन करेंगे ये भी नॉर्मल लाइन, यानी कि ऑन द रॉड बाय द ऑन द रॉड, ठीक है, बाय द टू हेमिस्फेरिकल बॉडी जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस मिलेगा दैट इज N1 एंड N2। ये दोनों जो N1 N2 है ये परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है।
ये एक पॉइंट हुआ, फाइन। दूसरा है वेट ऑफ द रॉड। हम लोगों को ये पता नहीं है कि ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है या नहीं है, यानी रॉड का इधर वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल है कि नहीं है, ये पता नहीं है हम लोग को। तो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हम लोग ये समझ लेते हैं कि वेट ऑफ द रॉड इज mg, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, ऐसे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये दोनों हेमिस्फीयर एक दूसरे को टच कर रहा है, इसका मतलब ये कैपिटल R है और इतना स्मॉल r है ना। दैट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट फ्रॉम the given figure, from the given figure we can write down C1 C2, C1 से C2 का जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इसके अलावा एक और ध्यान देने वाला बात है, देखो वो जो ज्योमेट्री है C1 C2 QP है ना, मैं अगर उसको पूरा ध्यान से ड्रॉ करूं तो वो लाइन जो है ऐसे रॉड का पोजीशन है, ऐसे है। Could you follow this? This is C1, this is C2, this distance is capital R plus small r, है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये डिस्टेंस C1 से C2 कैपिटल R प्लस स्मॉल r है, ये है हमारा P, ये है Q, ये वाला पॉइंट Q, at this point it is N2 and at this point it is N1, और यहाँ से फॉर एग्जाम्पल एब्सोल्युटली वर्टिकली डाउनवर्ड mg। अब ध्यान दो, ये डिस्टेंस है हमारा स्मॉल r, ये डिस्टेंस है कैपिटल R, राइट। अब देखो अगर मैं Q से C1 C2 का पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूं, फ्रॉम Q if I draw a line parallel to C1 C2, then ये तो 90 डिग्री था, हमको पता ही है। आई कैन टेक दिस एज थीटा विच विल रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द रॉड। ये जो रॉड है AB जो रॉड है, इस AB रॉड का पोजीशन का एक स्लैंटनेस है, एक एलिवेशन है, देखो एक एलिवेशन है, किसके साथ, विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, कारण C1 C2 लाइन कैसे है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इस पॉइंट को फॉर एग्जांपल अगर मैं D कह दूं तो आई कैन से C1 C2 इज पैरेलल विद DQ, आई कैन राइट डाउन C1 C2 पैरेलल विद DQ, ठीक है ना। एंड C1 C2 का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो DQ का भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी कि कैपिटल R प्लस स्मॉल r, कारण ये एक पैरेललोग्राम का ज्योमेट्री है। तो ये वाला साइड अगर कैपिटल R प्लस स्मॉल r है तो पैरेललोग्राम थ्योरी के अकॉर्डिंग ये स्मॉल r है तो ये वाला डिस्टेंस भी स्मॉल r है, जबकि ये पूरा कितना है कैपिटल R। तो कैपिटल R से स्मॉल r में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी कैपिटल R माइनस स्मॉल r, है कि नहीं। ये डिस्टेंस हमारा कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये डिस्टेंस DQ इज कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये पूरा कैपिटल R, ये स्मॉल r, तो ये कितना DP कैपिटल R माइनस स्मॉल r, फाइन। तो अब ध्यान से देखो ये जो ज्योमेट्री हमारे पास आया, ये जो ज्योमेट्री आया, कौन सा ज्योमेट्री, दिस इज P Q एंड D, ये 90 डिग्री है। आई हैव टेकन दिस एंगल थीटा, ये है R प्लस कैपिटल R, ये है R माइनस स्मॉल r। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, कारण ये साइड थीटा के ऑपोजिट साइड है। एक राइट एंगल्ड एक्यूट एंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक्यूट एंगल का ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर है, ये क्लास 9 में पढ़ चुके हो ना। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर साइन थीटा परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज कैपिटल R माइनस स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। यहाँ से देखो तो हमारा ये रिक्वायर्ड टर्म स्मॉल r प्लस कैपिटल R ला सकते हैं, कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R, है कि नहीं। तो इसका मतलब है
साइन थीटा हमारा रिक्वायर्ड टर्म के हिसाब से 1 माइनस रिक्वायर्ड टर्म को मान लो x मान लिया, तो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स लिख लिया। सिंस x क्या है स्मॉल r बाई कैपिटल R, ये एज्यूम कर लिया ताकि बार बार मेरे को स्मॉल r बाई कैपिटल R का बड़ा टर्म ना लिखना पड़े। ठीक है, तो निकालना क्या है, द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x निकालेंगे, है ना। तो वैल्यू ऑफ x जब निकालना है तो हमको करना क्या चाहिए, हमको अब दूसरा, ये तो हुआ ज्योमेट्री का यूज, मैथमेटिकली इलिवेशन को रिकॉर्ड टर्म के साथ लिखने के लिए ये है ना मैथमेटिकल, है ना, ज्योमेट्री को सिर्फ इस्तेमाल किया। नाउ कमिंग टू द फिजिक्स पार्ट, रॉड इज एट रेस्ट, रॉड इज एट रेस्ट, इसका मतलब है रॉड इलिवेशन के बावजूद, हम लोग जानते हैं कि कोई भी इंक्लाइन प्लेन में कोई मास रहता है तो उसमें जनरली डाउनवर्ड टेंडेंसी होता है, तो रॉड भी हॉरिजॉन्टल के साथ एक इंक्लिनेशन पोजीशन पे है, तो रॉड का भी टेंडेंसी अलोंग द लाइन ऑफ इंक्लिनेशन नीचे की तरफ होना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन रॉड ऐसा नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है उसको बैलेंसिंग फोर्स मिल रहा है। फाइन, अब देखो ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है, इस फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं इसके पहले भी कई बार कुछ वीडियोस में बता चुका हूं कि जब भी हम लोग मल्टीपल फोर्सेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, चाहे वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे डिस्कस करें या नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट पे डिस्कस करें, उस सिचुएशन में ऑन वन मास और ऑन मल्टीपल बॉडीज जितना भी फोर्सेस एक्ट करता है एज पर फ्री बॉडी डायग्राम, वो सभी फोर्सेस को यूज कैसे करना है टू रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम कंडीशन और द नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन। वहां करना क्या है कि आपको उस सिचुएशन में जो भी फोर्सेस है, यू नीड टू रिजॉल्व देम इन वन सेट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन। तो वो परपेंडिकुलर लाइन तुम्हारे लिए आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो सकता है, कारण हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल परपेंडिकुलर है, कारण एक प्लेन को रिप्रेजेंट करने वाला दो ही रेफरेंस लाइन होता है जो आपस में परपेंडिकुलर होता है। हम लोग कहते हैं ना एक्स वाई प्लेन, तो क्या है एक्स एंड वाई एक्सिस आर परपेंडिकुलर ऑन वन प्लेन। हम लोग कहते हैं एक्स जेड प्लेन, यानी एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है। वाई जेड प्लेन, तो वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है। तो किसी भी प्लेन को बनाने वाला दो रेफरेंस लाइन क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन। तो वो परपेंडिकुलर लाइन हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ले सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमको हर समय हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही लेना है। तुम चाहो तो ऐसे भी दो लाइन ले सकते हो। रिलेशन क्या होना चाहिए दोनों लाइन में, दो रेफरेंस लाइन में, दे मस्ट बी अपीयरिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो वो दो लाइन इस सिचुएशन के हिसाब से ये लाइन अलोंग ए बी वाला लाइन हो सकता है और ये वाला लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी लाइन हो सकता है। ये भी वन सेट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन कैन डिसाइड अबाउट द प्लेन ऑन विच वी हैव ड्रॉन ऑल दिस थिंग्स। जिस प्लेन में हम लोग हेमिस्फेरिकल क्रॉस सेक्शंस, रॉड सबको लिख रहे हैं, वो प्लेन को हम लोग ये सेट ऑफ लाइन से भी लिख सकते हैं या ये सेट ऑफ लाइन से भी। अब सवाल है कि कौन सा हमारे लिए कन्वीनियंट है। मेरे हिसाब से ये कन्वीनियंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। क्यों? क्योंकि देखो फ्री बॉडी डायग्राम में N1 N2 और फ्रिक्शन फोर्स, वो फ्रिक्शन फोर्स आएगा अलोंग द रॉड AB और N1 N2 परपेंडिकुलर टू AB। तो इसका मतलब सिर्फ मिसिंग आउट कौन है अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड लाइंस ऑफ दिस सेट, mg खाली डिफरेंट डायरेक्शन में है तो mg को रिजॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में लिखते हैं तो नाइदर N1 नॉर N2 नॉर फ्रिक्शन फोर्स, कोई हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में नहीं है, तो ज़्यादा फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसीलिए ये क्वेश्चन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से तय कर लेना आसान होता है कि कौन सा केस में कौन सा दो लाइन हमारा रेफरेंस लाइन होना चाहिए। तो इस केस में सेकेंड ऑप्शन पे जाएंगे। तो अगर सेकेंड ऑप्शन पे जाते हैं तो आई शुड मेंटेन N1 N2 बट आई शुड रिजॉल्व mg, कारण mg को तो आइदर अलोंग AB या परपेंडिकुलर टू AB होना चाहिए, mg ऐसा नहीं है, तो mg को रिजॉल्व कर दो। तो mg रिजॉल्व होगा तो ये आएगा, ये अगर थीटा है तो दिस विल बी थीटा अगेन, तो mg का इधर का कंपोनेंट हो जाएगा mg साइन थीटा डाउन द इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाएगा mg कॉस थीटा। क्लियर है?
और अगर स्लाइडिंग टेंडेंसी mg sin थीटा की वजह से है तो फ्रिक्शन फोर्स ये दोनों जगह लगेगा। इस जगह में हो जाएगा म्यू इंटू n2 और यहाँ हो जाएगा म्यू इंटू n1। कुड यू फॉलो दिस? सो म्यू n1 एंड म्यू n2 these are the two friction force on the rod at P and Q along the upward direction of the inclination and mg sin theta is along the downward direction of inclination and n1 and n2 are balancing mg cos theta। तो अब इक्वेशन लिख देंगे therefore n1 plus n2 that is equal to mg cos theta, this is one equation। एंड दूसरा इक्वेशन क्या लिखेंगे, म्यू इंटू n1 प्लस n2 दोनों फोर्स को एक साथ लिख लिए, दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा। यही दो इक्वेशन है जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को जस्टिफाई कर रहा है। यानी कि यहाँ अगर मैं इक्वेशन 2/1 कर दूँ, 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दूँ तो मेरे को मिल जाता है, देखो म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। यहाँ मिल जाता है म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ मेरे को मिल जाता है सॉल्विंग 2/1 म्यू इज इक्वल टू tan थीटा और यहाँ एक साइन थीटा का रिलेशन है। तो थीटा तो क्वेश्चन में गिवन टर्म नहीं था, वो तो मैंने इंक्लिनेशन को एज्यूम कर लिया। यानी कि अगर मैं थीटा को एलिमिनेट कर दूँ तो देन आई कैन एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन म्यू एंड एक्स, बिकॉज क्वेश्चन में म्यू के बारे में जानते हैं और एक्स तो रिक्वायर्ड टर्म है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ इसका मतलब है इस स्टेप में अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, अब हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन द रिक्वायर्ड टर्म एक्स विथ म्यू। अब क्या करेंगे, सिंस साइन थीटा वाज 1 माइनस रिक्वायर्ड एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस रिक्वायर्ड एक्स दैट इज इक्वल टू tan थीटा अगर म्यू है, इन टर्म ऑफ म्यू tan थीटा अगर म्यू है तो साइन थीटा क्या होना चाहिए, म्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू बेस इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज। सो बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ tan थीटा म्यू, इसको अगर मैं P/B रेशियो में समझूं तो P इज प्रोपोर्शनल टू म्यू, B इज प्रोपोर्शनल टू 1, तो एच क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। सो इसीलिए मैंने एच की जगह अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ से मेरे को एक सॉल्व करना है तो सिंपल है, अब इधर कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे, 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू म्यू प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखो न्यूमरेटर में माइनस एक्स प्लस एक्स कटा, नीचे प्लस 1 माइनस 1, यानी कि क्या रहा 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2x दैट इज इक्वल टू दिस। या ये माइनस को मैं प्लस कर दूं तो इधर लिख दूंगा म्यू प्लस रूट अंडर ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और चूंकि माइनस को प्लस कर दिया यानी कि इधर माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो रूट अंडर ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर माइनस म्यू। तो ये हो गया हमारा 1/x का वैल्यू। वी हैड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो इसको रेसिप्रोकेट कर दो, यानी कि रूट अंडर ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर माइनस म्यू डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू। ये हो गया द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x फॉर विच according to the situation the rod is justified to maintain the state of rest though it is having some inclination with respect to the horizontal surface while it is touching the two hemispherical bodies touching each other fixed to the horizontal surface as per the geometry। ठीक है, तो in term of the coefficient of friction mu हम लोगों को ratio of small r to capital R मिल गया at which this particular rod of uniform mass will be remain at rest। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा, आपको एक बार फिर से समझ में आया कि किस तरह से इक्वेशन फ्रेम किया जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि इक्वेशन डायरेक्ट फ्रेम अप करने के लिए
आप उस सिचुएशन का फ्री बॉडी डायग्राम को बहुत ही अच्छी तरीके से एनालिसिस कीजिए, है ना। पूरा फ्री बॉडी डायग्राम में समझिए, हर एक पॉसिबल फोर्स को ड्रॉ कीजिए एंड देन यूज दैट कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग द टोटल फोर्सेज along two such directions, those who are forming one plane as one set of two mutually perpendicular lines। तो इसी तरह से कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स पढ़ना है। और अगर आपको जेईई मेन, आईआईटी जेईई या नीट जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक अच्छा स्कोर के साथ, अच्छा रैंक के साथ अगर सक्सेसफुली कंप्लीट करना है तो फिजिक्स आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ फिजिक्स ही आपको रैंक दिलाएगा, सभी सब्जेक्ट्स में आपको अच्छे स्कोर करना है, लेकिन जहाँ तक फिजिक्स का बात है तो वहाँ आप बगैर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और बगैर सब्जेक्ट का ग्रिप बनाए बगैर आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हो। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी जगह में फंसते हैं, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो चाहते हैं, बहुत सारा किताब भी खरीद लेते हैं और लग जाते हैं, लेकिन टॉपिक को समझे बगैर, उसका मैकेनिज्म को ढंग से सीखे बगैर वो न्यूमेरिकल में हाथ पांव मरने लगता है। तो इसके वजह से आप कोशिश करने के बावजूद भी न्यूमेरिकल नहीं बना पाते। तो कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, हर एक चीज़ को सीखो और समझते हुए उसका एप्लीकेशंस को ट्राई करो, है ना। इसी तरह से आप नया नया क्वेश्चन को ट्राई करोगे तो आप में, आपके पास भी ये हुनर है, आप में वो काबिलियत है ना, कि आप भी धीरे धीरे उस लेवल पे खुद को ला सकोगे। तो चलो इसी पॉजिटिविटी के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप सीख रहे हो और आगे और सीखने का इंटरेस्ट है आपको, आपके पास, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप भी सीखें और हमें भी और एंथुजियाज्म के साथ काम करने के लिए एनर्जाइज्ड कीजिए। शेयर कीजिए वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अगर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ इस चैनल को आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको रिकमेंड कीजिए। ओके, थैंक यू।